स्वागत है आपके अपने चैनल क्रैक तक पर। आज हम आप लोग को प्रैक्टिस सेट 7 कराने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो देर की इस बात की, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको वीडियो मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, बोल रहा है इनमें से कौन सा वाक्य आकर्मक क्रिया का इनमें से कौन सा वाक्य आकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। तो इनमें से कौन सा वाक्य आकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। मोहन सोता है, ए। राम खेलता है, राम क्रिकेट खेलता है, सीता गाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राम क्रिकेट खेलता है। ये क्या ऐसा है, एक सकर्मक क्रिया है। राम क्रिकेट खेलता है, सकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। और बाकी ये तीनों, मोहन सोता है, राम खेलता है, सीता, ये सब अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं अकर्मक सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। अकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिस वाक्य में क्रिया का परिणाम स्वयं कर्ता पर पड़ता है। जिस वाक्य में क्रिया का परिणाम स्वयं कर्ता पर पड़ता है उसे आकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन सोता है, तो कौन सोता है, तो मोहन। इसका प्रभाव डायरेक्ट किसी पे पड़ रहा है, कर्ता पे पड़ रहा है। जैसे सीमा हंसती है, सीमा हंसती है, सीमा हंसती है, तो कौन हंसता है, सीमा। तो इसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है, कर्ता पे। ठीक, और बात करें सकर्मक क्रिया, जिस वाक्य में क्रिया का परिणाम कर्ता पे न पड़कर कर्म में पड़ता है, तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम क्रिकेट खेलता है, राम क्या खेलता है, तो क्रिकेट। जिसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है, कर्म पर। तो ये क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्योमकेश दरवेश। व्योमकेश दरवेश पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। तो बात करें कब प्राप्त हुआ था, कब प्राप्त हुआ था व्योम दरवेश पुस्तक को, 2013 ईस्वी में। 2013। इसको लेखक कौन है, व्योम दरवेश कौन इसकी रचना किया है, तो इसका विश्वनाथ त्रिपाठी जी द्वारा रचित है। विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा, विश्वनाथ त्रिपाठी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा उदय का विलोम, इनमें से कौन सा उदय का विलोम है। तो इनमें से कौन सा उदय का विलोम है। तो हम बात करते हैं परोक्ष का विलोम क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष। परोक्ष का विलोम प्रत्यक्ष। अप्रकट का विलोम क्या हो जाएगा, प्रकट। डूबना का उदय हो जाएगा। ठीक, और अस्त की बात करें तो अस्त का विलोम क्या हो जाएगा, उदय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, उदय का विलोम क्या हो जाएगा, अस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है उदय प्रकाश में इनमें से किस विधा के चर्चित लेखक हैं। उदय प्रकाश इसमें से किस विधा के चर्चित लेखक हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कहानी के। उदय प्रकाश कहानी विधा के चर्चित लेखक हैं, चर्चित लेखक हैं। उदय प्रकाश को 2010 ईस्वी में मोहनदास के लिए, किसके लिए, मोहनदास, ये रचना है मोहनदास के लिए साहित्य अकादमी
मोहनदास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। कब किया गया था? 2010 में। किसके लिए? मोहनदास के लिए। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इनमें से कह रहा है, इनमें से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? क्रिया के स्थान में प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं? नहीं, गलत। विशेषण के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले परिविशेषण, संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त होने वाले तो इस क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा क्या है? संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनामों की संख्या कितना है आप लोग बताइए? 6। आप लोग कमेंट में बताइए कौन कौन 6 सर्वनाम होते हैं और सर्वनाम में कौन से सर्वनाम होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इनमें से 16 मात्राओं वाला छंद कौन सा है? इनमें से 16 मात्राओं वाला छंद कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चौपाई। चौपाई 16 मात्राओं वाला छंद है, जिसके प्रत्येक चरण में इसमें पूछे हम चरण की संख्या कितनी होती है चौपाई में? 4। कितनी होती है? 4। प्रत्येक चरण में कितने कितने मात्राएं होते हैं? प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होते हैं? तो 16 मात्राएं होती हैं चौपाई में प्रत्येक चरण में। यह एक कैसा छंद है? यह एक सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद है। कैसा छंद है? सममात्रिक छंद है। चौपाई कैसा है? सममात्रिक छंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा इनमें से किस का उच्चारण स्थान कंठ है? इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ है? तो अब बात करते हैं कंठ। कंठ के उच्चारण स्थान का वर्ग के सभी वर्ण, का वर्ग के सभी वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ है। कंठ। ठीक, तो इसमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, गा। गा जो है कंठ, इसका उच्चारण कंठ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनमें से शब्दों की आवृत्ति इनमें से किस अलंकार में होती है? शब्दों की आवृत्ति इनमें से किस अलंकार में होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार में शब्दों की आवृत्ति होती है। अब बात करें अनुप्रास अलंकार की। अनुप्रास अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? तो अनुप्रास अलंकार 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। उनके 5 प्रकार कौन कौन हैं? पहला है छेकानुप्रास। कैसा? छेकानुप्रास अलंकार। छेकानुप्रास अलंकार। दूसरा लाटानुप्रास। दूसरा लाटानुप्रास। लाटानुप्रास अलंकार। लाटानुप्रास। तीसरा वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास अलंकार। और चौथा है अंत्यानुप्रास अलंकार। अंत्यानुप्रास अलंकार। और फिर लास्ट 5वां है श्रुत्यानुप्रास अलंकार। श्रुत्यानुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार कितने बहुत होते हैं? 5। कौन कौन? छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, वृत्तानुप्रास, अंत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा यथासंभव में कौन सा समास, यथासंभव में कौन सा समास है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अव्ययीभाव समास। यथासंभव में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास। अब अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं? जिस समास में प्रथम पद अव्यय होता है उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? तो एक ऑप्शन बी जो है मिट गया, इसको लिख लीजिएगा। ऑप्शन बी क्या होता है? पार्श्विक।
ऑप्शन बी लिखा है पार्श्विक। इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, पार्श्विक। ए संघर्षहीन लिखा है, संघर्षहीन। ठीक, तो इसके ऑप्शन हैं ला किस प्रकार की ध्वनि, उत्क्षिप्त, पार्श्विक, प्रकंपित, ऑप्शन डी संघर्षहीन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पार्श्विक। ला किस प्रकार की ध्वनि, पार्श्विक। अब बात करते हैं उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त वर्ड, उत्क्षिप्त वर्ड में कौन कौन से आते हैं, ड, ढ, उत्क्षिप्त। और प्रकंपित में रा, प्रकंपित वर्ड में रा। रा को क्या बोला जाता है, लुंठित वर्ड। कहीं लुंठित दिया रहेगा, लुंठित वर्ड, तो भी रा होगा। ठीक है, प्रकंपित तब भी रा, पार्श्विक ला। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से घुमक्कड़ के रूप में प्रसिद्ध लेखक कौन है। घुमक्कड़ के रूप में, इनमें से घुमक्कड़ के रूप में प्रसिद्ध लेखक कौन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए राहुल संकीर्तन। घुमक्कड़ के प्रसिद्ध लेखक राहुल संकीर्तन जी हैं। अब हम बात करते हैं राहुल संकीर्तन की अन्य रचनाएं कौन कौन सी जो महत्वपूर्ण है। मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी लद्दाख, मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा इनकी रचना है। और मेरी यूरोप यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा। सतमी के बच्चे, इनकी अन्य रचनाएं क्या हैं, सतमी के क्या है, सतमी के बच्चे, सतमी के बच्चे। और क्या है, बोलगा से गंगा, बोलगा से गंगा। ठीक, कह रहा घुमक्कड़ के प्रसिद्ध लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर राहुल संकीर्तन। इनकी अन्य रचनाएं कौन कौन सी, मेरी लद्दाख यात्रा किसकी है, राहुल संकीर्तन जी की है। यूरोप यात्रा राहुल संकीर्तन की, सतमी के बच्चे राहुल संकीर्तन के, बोलगा से गंगा राहुल संकीर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा अनुच्छेद पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए। प्रश्न नंबर 12 से 14। कह रहा निकम्मे रहकर मनुष्य की चिंतन शक्ति थक गई है, बिस्तरों और आसनों पर सोते सोते मन के घोड़े हार गए हैं, सारा जीवन रस निचुड़ चुका है, स्वप्न पुराने हो चुके हैं, आजकल कविता में नयापन नहीं, उसमें पुराने जमाने की पुनरावृत्ति मात्र है, इस नकल में असल की पवित्रता का अभाव है। अब तो एक नए प्रकार का कला कौशलपूर्ण संगीत और साहित्य संसार में प्रचलित होने वाला है। यह वह प्रचलित हुआ तो मशीनों, यदि वह प्रचलित न हुआ तो मशीनों के पहियों के नीचे दबकर हमें मरा समझिए। यह नया साहित्य मजदूरों के हृदय से निकलेगा, उन मजदूरों की कंठ से यह नई कविता निकलेगी जो अपने जीवन के आनंद के साथ साथ खेत की मेड़ों, कपड़ों के धागों, जूतों के टाँकों का, लकड़ी के रंगों का भेदभाव दूर करेंगे। नंगे सर और पाँव धूल से पिटे हुए और कीचड़ से रंगे हुए वे बेजुबान कवि जब जंगल में लकड़ी काटेंगे, तब लकड़ी काटने के बाद उनके असंभव स्वरों से मिश्रित होकर वायुयान पर चढ़ दसों दिशाओं में ऐसा अद्भुत गान करेगा कि भविष्य के कलावंतों के लिए वही ध्रुपद और मल्हार का काम देगा। कला रूपी धर्म की तभी वृद्धि होगी, तभी नए कवि पैदा होंगे, तभी नए अवलियों का उद्भव होगा, परंतु इस सब के सब मजदूरी के दूध से पलेंगे। शुद्धाचरण, सभ्यता और कविता आदि के फूल इन्हीं ऋषियों के उद्यान में प्रफुल्लित होंगे। कह रहा है उपयुक्त अध्ययन से कविता में नवीन विषयों का अभाव का मुख्य कारण क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी श्रमहीनता की स्थिति ने मनुष्य को, ऑप्शन बी श्रमहीनता की स्थिति ने मनुष्य की चिंतन शक्ति छीड़ कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है
उपयुक्त गद्यांश के अनुसार यदि संगीत नवीन साहित्य संस्कार में प्रचलित नहीं हुआ तो मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वह मशीनों का गुलाम बनकर रह जाएगा। ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? वह मशीनों का गुलाम बनकर रह जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा मनुष्यों की चिंतन शक्ति क्यों थक गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, निकम्मे रहकर। मनुष्य की चिंतन शक्ति क्यों थक गई है? निकम्मे रहकर। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है? इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पृष्ठभूमि। क्योंकि ज्योत्सना सही है, संतुष्ट सही है, सुप्रखा सही है, पृष्ठभूमि नहीं सही है। पृष्ठभूमि नहीं होता है इसका, पृष्ठभूमि होता है। पृष्ठभूमि ना कहकर पृष्ठभूमि होता है। कह रहा इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जम्बुल। ये क्या है? तत्सम है, तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा? जामुन। जम्बुल का तद्भव क्या हो जाएगा? जामुन। और बाकी सभी दिए हैं तद्भव शब्द। तो नाक का तत्सम क्या हो जाएगा? नासिका। नाक का तत्सम क्या हो जाएगा? नासिका। जनवास का तत्सम क्या हो जाएगा? जनवास का तत्सम क्या हो जाएगा? जन्यवास। क्या हो जाएगा? जन्यवास। धूरी का तत्सम क्या हो जाएगा? धूरी का तत्सम क्या हो जाएगा? धूली। क्या हो जाएगा? धूल हो जाएगा। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का विलोम है? तो इसमें से कौन सा शब्द अग्नि का विलोम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जल। जल अग्नि का विलोम है। और बात करें वायु का विलोम क्या है? वायु का विलोम हो जाएगा निर्वात। वायु का विलोम क्या हो जाएगा? निर्वात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहेंगे? विशेष। क्या कहेंगे? विशेष। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उन्हें क्या कहेंगे? विशेषण। ठीक। और तथा जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष कहलाता है। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है इनमें से किस साप्ताहिक का संपादन महात्मा गांधी ने किया था? तो हम बात करते हैं महात्मा गांधी जी ने अब तक कितने अखबारों का प्रकाशन किया? तो 4। कौन कौन से थे? यंग इंडिया। पहला यंग इंडिया। नवजीवन। अब तीसरा क्या था? इंडियन ओपिनियन। ओ माय गॉड, रुक जाइए डी स्टूडेंट, वेट सम टाइम। चलिए, कह रहा है महात्मा गांधी। नेक्स्ट 19 है, इनमें से किस साप्ताहिक का संपादन महात्मा गांधी ने किया था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए, हिंदी नवजीवन। ठीक। हम बात करते हैं महात्मा गांधी ने कितने समाचार पत्रिकों का संपादन किया था? तो 4। कौन कौन? एक हो गया नवजीवन, यंग इंडिया, और क्या हो गया? यंग इंडिया, हरिजन, और क्या? लास्ट है इंडियन ओपिनियन। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसका रहा इनमें से कौन सा शब्द वीरांगना का पुल्लिंग रूप है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वीर।
वीर शब्द वीरांगना, वीर सम क्या है, पुल्लिंग है, पुल्लिंग। इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, वीर का वीरांगना, क्या हो जाएगा, वीरांगना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग कितने वर्षों तक करने का सुझाव दिया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 15 वर्षों तक। भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग 15 वर्षों तक करने का सुझाव दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है। क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी दूसरा। अब बात करते हैं चौगुना। चौगुना ये आवृत्तिवाचक विशेषण का उदाहरण है। चौगुना आवृत्तिवाचक विशेषण का उदाहरण है। और 2 3 की बात करें तो एक ए गणनावाचक, 2 3 जहाँ दिया रहे वो गणनावाचक विशेषण के उदाहरण हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है श्रृंगार रस का स्थायी भाव कौन सा है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। अब बात करते हैं शोक किस रस का स्थायी भाव है। तो करुण, किस रस का, करुण रस का स्थायी भाव शोक है। हास्य किस रस का स्थायी भाव है, हास्य, हास्य रस का स्थायी भाव हास्य है। भय किस रस का स्थायी भाव है, विस्मय, विस्मय। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा इनमें से हिंदी की वह चर्चित रचना कौन सी है जिस पर लोकप्रिय टीवी सीरियल बना था। कौन सी रचना चर्चित रचना है जिस पर लोकप्रिय टीवी सीरियल बना था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रकांता, चंद्रकांता। और इसके लेखक की बात करते हैं तो चंद्रकांता के लेखक कौन थे, देवकी नंदन खत्री, देवकी नंदन खत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है। कह रहा है जिस पर हमला न किया गया हो, जिस पर हमला न किया गया हो, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अनाक्रांत। जिस पर हमला न किया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या है, अनाक्रांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कह रहा इनमें से किसके बिना कोई व्यंजन उच्चारित नहीं किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए स्वर के बिना कोई भी व्यंजन उच्चारित नहीं किया जा सकता है। जैसे देखो का, ये का लिखा है, इसमें इसका सही संधि विच्छेद है का, ये क्या है, स्वर है। कोई भी व्यंजन बिना स्वर के उच्चारण नहीं किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट कहते हैं, कह रहा इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इलायची, इलायची शब्द तद्भव है। तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा, एला, इलायची शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा, एला। अब बात करते हैं अग्नि, अग्नि का तद्भव क्या हो जाएगा, आग, अग्नि का तद्भव क्या हो जाएगा, आग। और बात करते हैं आश्चर्य, आश्चर्य का तद्भव क्या हो जाएगा, अचरज, अचरज। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे इनमें से किस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, आप लोग ऐसे देखते होंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम मतलब जहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो। तो पुस्तक किससे मंगवाऊँ, प्रश्नवाचक सर्वनाम इसी में प्रयोग हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इस कह रहा कमल का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है। तो कमल का पर्यायवाची क्या क्या होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। कमल का पर्यायवाची क्या क्या होता है। कमल का पर्यायवाची क्या होता है, जलज होता है, जलज होता है, पंकज होता है, पंकज होता है, राजीव होता है, राजीव होता है, अरविंद होता है, अरविंद,
अरविंद होता है, उत्पल होता है, उत्पल होता है, सरोज होता है। क्या होता है? सरोज। कमल का पर्यायवाची कौन सा है तो क्या है? पंकज। तो अक्सर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी पंकज। इनमें से कौन सा है? पंकज है। इसके अन्य पर्यायवाची कौन है? जलज है, पंकज है, राजीव है, अरविंद है, उत्पल है, सरोज है। ये अनल किसका है? आग का पर्यायवाची दिया गया, आग का पर्यायवाची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, कह रहा है इनमें से कौन सा वाक्य एक वचन है? तो एक वचन है तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कल बहुत वर्षा हुई थी। एक वचन है, ठीक है। अध्यापकगण, अध्यापकगण का एक वचन क्या हो जाएगा? अध्यापक। अध्यापक, अध्यापक का एक वचन अध्यापक होता है। ये प्राण जो है, प्राण बहुवचन ही होता है हमेशा। प्राण जो है बहुवचन होता है, जनता बहुवचन होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है यशोधरा, यशोधरा, कैकेयी, उर्मिला इत्यादि नारी पात्रों पर कविता लिखने वाले कवि इनमें से कौन है? यशोधरा, कैकेयी, उर्मिला इत्यादि नारी पात्रों पर कविता लिखने वाले इनमें से कवि इनमें से कौन से हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त ने यशोधरा, कैकेयी और उर्मिला आदि नारियों पर कविता लिखी थी। इनकी अन्य रचनाएं कौन हैं? मैथिली शरण गुप्त हम बात करते हैं, मैथिली शरण गुप्त की अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो इनकी रचनाएं जयद्रथ वध। मैथिली शरण गुप्त की क्या हैं? जयद्रथ वध। और क्या है? साकेत, 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 पंचवटी, पंचवटी। आप लोग पंचवटी में बोल बता दीजिए कमेंट में कौन सा समास है? समास पंचवटी में कौन सा समास है? चलिए पंचवटी हो गई, और क्या हो? यशोधरा, 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 सैरंधी, सैरंधी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है जो किए गए उपकारों को मानता है, जो किए गए उपकारों को मानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कृतज्ञ। जो किए गए उपकारों को मानता है उसके लिए एक शब्द क्या है? कृतज्ञ। अब बात करें जो किए गए उपकारों को न मानता हो तो उसे क्या कहेंगे? कृतज्ञ। जो जो किए गए, जो किए गए उपकारों को, उपकारों को कृतज्ञ किसे कहेंगे? जो जो किए गए, जो किए गए उपकारों को ना मानता हो, जो किए गए उपकारों को न मानता हो तो उसे कृतज्ञ बोलेंगे, और जो मानता हो उसे कृतज्ञ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द अतिवृष्टि का विलोम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अतिवृष्टि का विलोम कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अनावृष्ट। अतिवृष्टि का विलोम कौन सा है? अनावृष्ट। हम बढ़ते कहते हैं आर्द्र का विलोम, तो आर्द्र का विलोम क्या हो जाएगा? शुष्क। आर्द्र का विलोम क्या हो जाएगा? शुष्क। रेगिस्तान का विलोम क्या हो जाएगा? रेगिस्तान का नखलिस्तान। रेगिस्तान का विलोम नखलिस्तान हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, कह रहा है इनमें से निम्नलिखित में से हिंदी संस्कृत का उपसर्ग कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी प्रा। प्रा हिंदी संस्कृत का उपसर्ग है। इसका एग्जाम्पल जैसे जैसे पराजय, पराजय, पराक्रम, पराक्रम आदि, ठीक। और जो बे है, ए
अरबी फारसी के उपसर्ग हैं। बे अरबी फारसी के उपसर्ग हैं। बे अरबी फारसी के उपसर्ग हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, दुग्धोज्जल। आप लोग बताइए, द्वारिका, इनमें से कौन सा सही है? ए सही है कि ए सही है? द्वारिका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा द्वारिका, ना कि द्वारिका लिखा जाता है। ठीक, जैसे उज्ज्वल लिखा है, उज्ज्वल, तो इसका सही रूप क्या हो जाएगा? वो अधज्जा वल, उज्ज्वल। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इनमें से कौन सा शब्द आनंद का अनेकार्थी शब्द है? तो आनंद का अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएगा? आनंद मतलब खुशी, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, आनंद का अनेकार्थी क्या हो जाएगा? खुशी। इन आनंद के अन्य अनेकार्थी कौन कौन हो सकते हैं? मदिरा, शिव, एक छंद, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन है? इनमें से 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सरहप्पा। 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध हैं। सरहप्पा 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध हैं। इन्हें सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। अब सरहप्पा के अन्य नाम बात करते हैं। इनके अन्य नाम कौन कौन से हैं? सरहप्पा के अन्य नाम कौन कौन से हैं? सरोज वज्र किसे बोला जाता है? सरहप्पा जी के अन्य नाम हैं। और क्या हैं सरहप्पा जी के अन्य नाम? और क्या हैं? सरोरूह वज्र, ठीक। सरहप्पा 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन है? सरहप्पा जी हैं। इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो सरहप्पा जी को माना जाता है। सरहप्पा के अन्य नाम कौन कौन हैं? सरोवज्र हैं और सरोरूह वज्र हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, कह रहा रश्मि रथी इनमें से किसके जीवन पर केंद्रित कृति है? रश्मि रथी इनमें से किसके जीवन पर केंद्रित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्ण। रश्मि रथी किसके जीवन पर केंद्रित कृति है? तो कर्ण के, ठीक है। और बात करते हैं रश्मि रथी के प्रसिद्ध कवि कौन है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किराया प्रत्यय का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है? ऑप्शन है शब्दों के पहले, ऑप्शन बी शब्दों के बाद, ऑप्शन सी शब्दों के बीच, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रत्यय का प्रयोग शब्दों के बाद में किया जाता है। जैसे पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय है? तो आई प्रत्यय है, जो कि शब्दों के बाद में यूज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है मुल्ला दाऊद कृत लोरकहा की भाषा इनमें से कौन सी है? मुल्ला दाऊद कृत लोरकहा की भाषा इनमें से कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अवधी। मुल्ला दाऊद की कृत लोरकहा की भाषा अवधी है। अब लोरकहा को
वर्तमान में चंदायन के नाम से भी जाना जाता है। लुरकहा को वर्तमान में चंदायन के नाम से भी जाना जाता है। यह हिंदी का प्रज्ञात प्रथम सूफी महाकाव्य माना गया है। क्या चंदायन? तो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। आशा करते हैं आप लोग को ये सेशन जरूर समझ में आया होगा। अभी तक जितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ना दबाना भूलें, क्योंकि ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद।